रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं कि सूलों का मूल नसाने को, सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो मेरे साथियों, एक मानव में इतनी शक्ति है, इतना बल है कि वह पत्थर को भी पिघलाकर पानी बना सकता है। तो मेरे साथियों, आपके सामने पत्थर रूपी जो कठिनाइयां मुसीबतें हैं उनको पिघलाने के लिए तत्पर रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका साथी कवि अध्यापक विजय डी गोयल आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम निःशुल्क मनोविज्ञान का बैच लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने यूनिट प्रथम की आपके सामने 18 कक्षाएं आपको प्रस्तुत करवाई। आज यूनिट आपके जो सेकंड है, द्वितीय यूनिट है, उसके अंतर्गत आपके दो टॉपिक आते हैं। एक तो आता है आपके व्यक्तित्व और दूसरा टॉपिक आता है आपके बुद्धि। तो पहले हम व्यक्तित्व को लेकर आगे बढ़ेंगे और सीरियल के अनुसार हमारी आज की जो है कक्षा वो 19वीं है, 19 नंबर क्लास। तो मेरे साथियों, बढ़ते आगे कि आज का अपना टॉपिक है क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं और इसका अर्थ जानेंगे, प्रकार जानेंगे, उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। पढ़ो वही जो सिलेक्शन करवाएंगे। हाँ मेरे साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? मेरे साथियों, आप देखिए आसपास के वातावरण में आपको जो भी व्यक्ति नजर आ रहा है वो किसी न किसी प्रकार से भिन्न है। कोई भी दो सगे भाई भी एक जैसे नहीं होते हैं। आप अपने आसपास नजरें दौड़ाइए तो आपको दिखेगा कि कोई व्यक्ति हाइट में लंबा है तो कोई थिगना है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है। ये तो बाहरी तौर से व्यक्तिगत भिन्नताएं हो गई, लेकिन आंतरिक तौर से भी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, होती है। कोई मंदबुद्धि है तो कोई बुद्धिमान है, ठीक है ना। किसी की अभिव्यक्ति अच्छी है, यानी कि वो बहिर्मुखी है, और कोई अंतर्मुखी है। तो प्रत्येक व्यक्ति में, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति से आपके भिन्न होगा। मोटे रूप में व्यक्तिगत भिन्नता यही है। और क्या है, हम देखते हैं कि सामान्य भाषा में मनुष्य के शरीर के रंग, रूप, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, ठीक है ना। रूप के आकार में सब अलग अलग होते हैं, रंग के आकार पे कोई काला है, गोरा है, सांवला है, ठीक है, और उसका आकार के आधार पे है छोटा, बड़ा, मोटा। सीखने की गति, कोई त्वरित सीख लेता है और कोई आपके बाद में सीख पाता है। बुद्धि, सभी की बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, अलग अलग टाइप की होती है। स्मृति, सबकी स्मरण शक्ति अलग अलग टाइप की होती है, और सबकी रुचियां भी अलग अलग होती है। और इन्हीं भिन्नताओं को आपके व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, विभिन्नता कहती है। एक ही जाति या प्रजाति की कोई भी दो प्राणी कभी एक जैसे नहीं हो सकते। रंग, रूप तथा व्यवहार को लेकर बहुत अधिक विभिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं। मैंने कहा ना कि दो भाई हैं, वो भी आपके एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक भाई ऐसा है घर में जो शांत स्वभाव का है, तो दूसरा भाई थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का है। एक भाई पढ़ने में तेज है तो दूसरा भाई पढ़ने में आपके थोड़ा सा तेज नहीं है, ठीक है। तो दो भाइयों में भी आपके जो है व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। विसेल नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने 1823 में व्यक्तित्व भिन्नता का पहला मापन किया। किसने किया? भिन्नता का पहला मापन किया आपके 1823 में, 1823 में किया, विसेल नाम के मनोवैज्ञानिक ने। विसेल व्यक्तिक विभिन्नता का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन फ्रांसीसी गाल्टन ने 1869 में किया, ठीक है ना।
ये तो इन्होंने मतलब पहला मापन किया था विसेल ने तो 1823 में, लेकिन इसका एक व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन है जो फ्रांस का जो एक मनोवैज्ञानिक हुए गाल्टन ने 1869 में किया। अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक आई थी आपके हेरिडिटरी जीनियस, हेरिडिटरी जीनियस, इस पुस्तक का नाम आप याद रखोगे, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता की पुस्तक है आपकी, फ्रांसीसी गाल्टन ने 1869 में, ठीक है ना, व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से व्यक्तियों की भिन्नताओं को मापने के लिए एक अध्ययन किया और अपनी उसको पुस्तक में लिखा, जिस पुस्तक का नाम था हेरिडिटरी जीनियस में किया तथा वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक आधार पे, मानसिक आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे और संवेगात्मक आधार पे अंतर पाया जाता है, यह व्यक्तिगत भिन्नता है। अब व्यक्तिगत जो आपके भिन्नताओं की, विभिन्नताओं की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइप से दी है, थोड़ी सी अपन उसको भी देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार, स्किनर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्किनर कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तिगत में कोई ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति में उसका जो संपूर्ण उसका व्यक्तिगत है, पूरा का पूरा उसका व्यक्तिगत है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा पहलू होगा जिसका मापन किया जा सकता है और फिर हम उसका मापन करके किसी दूसरे के साथ में उसकी तुलना करके व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगा सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं भाई? स्किनर जी कह रहे हैं, स्किनर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं भाई? स्किनर कह रहे हैं, ठीक है ना, व्यक्ति और नर, आप इसका ध्यान रख सकते हो। अगले हैं टायलर क्या कहते हैं कि शरीर के रूप, रंग, आकार और सीखने की गति, साथ में बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि है। प्रत्येक बालक है, हर बालक है, उसकी अलग अलग रुचि होती हैं। कोई बालक पढ़ने में ज्यादा रुचि लेता है तो कोई बालक खेलने में ज्यादा रुचि लेता है, तो कोई बालक कुछ नया बनाने में ज्यादा रुचि लेता है। अगला है जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक या मानसिक विशेषताओं का अपनी संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये वंशानुक्रम की परिभाषा भी और व्यक्तिगत विभिन्नता में परिभाषा आती है। वो कहते हैं कि एक माता पिता है, उसकी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं अपनी संतानों में जाती हैं, ठीक है, और इसी कारण से बालक हैं उसमें अलग अलग प्रकार की आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। एक ही माता पिता के हैं जो और दूसरे माता पिता के बालक हैं, ठीक है, तो उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होगी। रेबर के अनुसार एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना के लिए यह नाम दिया जाता है जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है जिनके अनुसार व्यक्ति का जीवन भिन्न होते हुए देखा जा सकता है, ठीक है ना। कौन सी विशेषताएं? ऐसी विशेषताएं, ठीक है, और ऐसे शील गुण, ठीक है, जिनको देखकर हम उनकी भिन्नता का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना, उस भिन्नता को देख सकते हैं। बढ़ते हैं मेरे साथी आगे। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार, कौन कौन सी आपके व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार में पहले आपके फिजिकल डिफरेंसेस, शारीरिक भिन्नता। शरीर के आधार पे मैंने कहा कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबका शरीर देखने में बाहरी तौर से अलग अलग होता है। शरीर रचना की दृष्टि से बाह्य रूप से सभी व्यक्तियों में भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ व्यक्ति गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, सांवले होते हैं, कुछ लंबे होंगे तो कुछ छोटे होंगे, कुछ दुबले और कुछ मोटे होंगे। इसी को कहते हैं शारीरिक भिन्नता। शरीर के आधार पे जो भिन्नता पाई जाती है वो आपके कहलाती है फिजिकल डिफरेंसेस। दूसरा आपके हैं इंटेलिजेंस डिफरेंसेस, यानी कि बुद्धि के स्तर पर आधारित भिन्नता। बालक बालिकाओं में मानसिक दृष्टि से भी भिन्नता पाई जाती हैं। कई बार एक कक्षा में भिन्न भिन्न बुद्धि के बालक देखने को मिलते हैं। सभी का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है। किसी का आईक्यू लेवल आपके उच्च स्तर पे होता है तो किसी का आईक्यू लेवल निम्न स्तर पे होता है। तो एक ही कक्षा में आपको भिन्न भिन्न बुद्धि लब्धि के बालक हैं वो देखने को मिल सकते हैं। उसी कक्षा में कुछ बालक आपके प्रतिभाशाली होंगे, कुछ सामान्य होंगे, कुछ मंद बुद्धि होंगे, कुछ पिछड़े बालक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रकार है आपके इमोशनल डिफरेंसेस, यानी कि संवेगात्मक भिन्नता। व्यक्ति में संवेगात्मक दृष्टि से भी भिन्नता देखने को मिलती है। व्यक्ति अपनी आंतरिक भावनाओं को संवेगों के माध्यम से व्यक्त करता है। कोई भी आंतरिक उसकी भावना है, किसी के ऊपर उसको जैसे कोई ऐसी बात है जैसे वो नाराज हो गया है, उस नाराजगी को प्रकट करने के लिए अपना एक संवेग है क्रोध, ठीक है, वो क्रोध दिखाएगा।
तो संयोगों के माध्यम से अपनी व्यक्ति अपने अंदर की भावनाओं को क्या करता है, बाहर व्यक्त करता है। किसी को नाराजगी जतानी हो है, या फिर उस समय को अपनाएगा, या फिर वो क्या करेगा, वो नाराज होके एक तरफ जाके गुपचुप बैठ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति के अनुसार व्यवहार देखने को मिलता है। जैसी परिस्थिति होगी वैसा संयोग होगा। ठीक है, व्यक्ति कहीं चला गया, जैसे किसी का दोस्त है, वो बीमार पड़ गया, गंभीर रूप से बीमार है, तो उसका दूसरा दोस्त भी है। ठीक है, उसमें भी आपके कैसे सैडनेस आ जाएगी, उसका समय बदल जाएगा। ठीक है ना, वो पहले तो हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन जैसे उसका दोस्त बीमार हुआ या फिर घर का कोई सदस्य बीमार हुआ तो क्या करेगा, जो आपका वो दोस्त है या जो वो बालक है वो भी क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। और वही व्यक्ति यदि कि शादी ब्याह में जाएगा, ठीक है, तो वहां पर उसका इमोशनल, उसका समय चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसमें खुशी का समय आ जाएगा। ठीक है, वो नाचेगा, झूमेगा, गाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संवेगात्मक आपके इमोशनल डिफरेंसेज पाई जाती हैं। अगला देखते हैं, विचारों में भिन्नता, व्यूज आपके डिफरेंसेज हैं। सभी के विचार एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है ना, एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दूं कि सभी के जो विचार, या फिर इसको हम दृष्टिकोण भी कह सकते हैं कि देखो, व्यक्ति कोई भी क्रिया करने से पहले उसके बारे में विचार करता है और तत्पश्चात ही उस पर कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साइड में एक ब्लैक रुमाल पड़ा है, तो इस ब्लैक रुमाल को देखकर सभी व्यक्तियों के विचार अलग अलग होंगे। ठीक है ना, ब्लैक रुमाल है तो किसी के विचार ये हो सकते हैं कि ब्लैक रुमाल, ठीक है, काला रंग अशुभ का प्रतीक है, तो उस ब्लैक रुमाल को अशुभ मानेगा। लेकिन वही ब्लैक रुमाल, ठीक है ना, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, उसको मुंह पे बांधने के लिए, सर्दी से बचाव के लिए, या फिर धूप से बचाव के लिए, या फिर आपके सर पे बांधने के लिए, ठीक है ना, तो उसकी वो रक्षा कर रहा है। तो एक व्यक्ति उसी रुमाल को आपके अशुभ मान रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उस रुमाल को शुभ मान के अपना उसको रक्षक बना रहा है। तो एक ही चीज के बारे में दो व्यक्तियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। व्यूज आपके डिफरेंसेज, यानी उसका विचारों में भिन्नता पाई जाती है। अगली आपके है पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। ठीक है, व्यक्तित्व में भिन्नता। व्यक्तित्व में भिन्नता क्या होगी, कोई भी दो व्यक्ति या बालक सभी प्रकार से एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता, चाहे वह बाह्य रूप से हो, रंग रूप आकार के हिसाब से हो, या फिर आंतरिक रूप से, यानी विचार, तर्क, वितर्क, रुचि या आदत से उनमें भिन्नता दिखाई आपके देती है। कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, यानी कि आदर्शवादी, एकांत प्रिय, कल्पनाशील। अंतर्मुखी व्यक्ति होगा वो कैसा होगा, आदर्शवादी। और एक अंतर्मुखी है आपके, तो कैसा होगा, अंतर्मुखी सीधी सी बात है, वो एक जगह कोने में जाके बैठेगा, दुबकेगा, यानी एकांत प्रिय, उसको एकांत पसंद होगा, उसको शोर शराबा वगैरह पसंद नहीं होगा। और अंतर्मुखी होगा एक साइड में बैठा हुआ, तो फिर उसकी कल्पना शक्ति है वो भी तेज होगी। और बहिर्मुखी यानी व्यवहार कुशल, मिलनसार और हंसमुख होता है। बहिर्मुखी का मतलब है वो बाहरी दुनिया से के टचअप में रहता है, हमेशा हंसता मिलता रहता है, सभी से, सबको मिलने वाला होता है। अंतर्मुखी सबको मिलने वाला नहीं होता है मेरे साथियों। अब देखा करो, एड़ा पर समय कई आदमी आया करे है, कोई तो आदमी एड़ा हो तो सीधा अपन देखते हैं हमें है ना दौड़ता हुआ है, अरे मोटी किथे आप के थता रहे, इतना दिन कट्ठे गए उड़ा था। ठीक है, आज घने दिन बाद आप दर्शन हुआ ऐसा। ठीक है, मारो तो एवड़ो खुश हो गयो थाने देख। ठीक है, वो अपर सामे हसेला बोलेला, ठीक है, और मिलन अपन भी बढ़िया लागेलो। लेकिन घना आदमी एड़ा होवेला जो, ठीक है, जीव अपन सामे आवेला, ठीक है, थोड़ो सो आयेलो करोला, ठीक है, और हाथ हिलावेला, बस ई रलाव कहीं नहीं करेला, कांकर बैठा ठीक हो, बस नॉर्मल हुआरो चेहरो उतरेड़ो। ठीक है, तो या लक्षण होया करे आप रे, जो अंतर्मुखी आदमी होया करे वहां रहोया करे। ठीक है, अगला देखो, विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता भी होती है। व्यक्ति में कुछ विशिष्ट योग्यताएं जन्मजात होती है, कुछ ऐसी योग्यताएं जो जन्मजात पाई जाती है, तथा कुछ वह वातावरण से अर्जित करता है। योग्यताएं दो प्रकार की योग्यता है आपके, एक तो कुछ जन्मजात होती है, ऐसी योग्यता जो उसको जन्म से मिली है, ऐसी योग्यता जो उसको जन्म से मिली है, और दूसरी है उसने वातावरण से अर्जित की है। इस प्रकार कोई भी दो व्यक्ति विशिष्ट योग्यता के मामले में भी समान नहीं होते हैं। आप किसी भी एक ऐसी योग्यता को उठा, जैसे कोई व्यक्ति जिसको कोई ऐसी योग्यता आपके जन्मजात मिली है। जैसे मैंने बीच में एक आपकी रील देखी, ठीक है, रील देखी तो क्या किया, उस व्यक्ति के जो हाथ है पूरा ऐसे मुड़ के पीछे की तरफ चला जाता है। ठीक है, दोनों हाथ पीछे। और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो क्या करता है, अपनी गर्दन को ना पूरी की पूरी, आपकी पूरी गर्दन है उसको क्या कर देता है, पीछे घुमा लेता है। ठीक है, पूरी गर्दन को, पूरा चेहरा पीछे घुमा लेता है। यह उसकी योग्यता है, जन्मजात है, क्योंकि यह योग्यता हर किसी में नहीं होगी, क्योंकि उसकी गर्दन में है, उसकी जो आपकी मांसपेशियों में जन्म से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी
जिसके कारण वह गर्दन को घुमा पा रहा है, ठीक है, मरोड़ पा रहा है, तो ये तो उसकी जन्मजात योग्यता हो गई। लेकिन कुछ ऐसी योग्यताएं हैं, जैसे एक पेंटर है, ठीक है, वो अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो यह उसकी योग्यता है, वो जन्मजात ना होकर आपके अर्जित योग्यता होगी, क्योंकि उसने यह योग्यता हासिल की है, बार बार उसने पेंटिंग चित्र बनाने का अभ्यास किया है, तब जाके उसको हासिल हुई। तो ये दोनों की जो विशिष्ट योग्यताएं हैं, इनमें आपके क्या भिन्नता पाई जाती है। अगला देखते हैं, ज्ञानात्मक व गत्यात्मक योग्यता में भिन्नता, आपके डिफरेंसेस ऑफ सेंसरी एंड मोटर आपके कैपेसिटी, ठीक है। कुछ छात्रों में क्रियात्मक नियंत्रण तथा ज्ञानात्मक क्रियात्मक समन्वय की क्षमता अधिक होती है, जबकि कुछ छात्रों में ऐसी क्षमताएं सामान्य होती है। मेरे साथियों, कुछ छात्र क्या होते हैं आपके, जो है ना, क्रियात्मक नियंत्रण, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका उन कार्य पे उनका नियंत्रण होगा, ठीक है, ज्ञानात्मक तौर से भी उनका नियंत्रण होगा, लेकिन कुछ बालकों में ऐसी क्षमताएं नहीं होती, यानी कि सामान्य होती हैं। अगली आती है आपके डिफरेंसेस इन कैरेक्टर, यानी चरित्र में विभिन्नताएं। सभी के चरित्र अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि इसका चरित्र देखो, चरित्र इसका सही नहीं है, चरित्र सही नहीं है, इसकी नजरें हमेशा इधर उधर दौड़ती रहती है। आखिर ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसके चरित्र अच्छा नहीं है। और दूसरा चरित्र के भी उसकी तो बात क्या करनी है, ठीक है ना, अच्छे चरित्र का है, साधु प्रवृत्ति का आदमी है। तो चरित्र में भी भिन्नता पाई जाती है। कोई व्यक्ति नैतिक होता है तो कोई व्यक्ति अनैतिक होता है, ठीक है, उसमें अनैतिक ऐसी अंदर अंदर कुछ चलता रहता है। इस प्रकार चारित्रिक भिन्नता को देखने को मिलती है, चारित्रिक भिन्नता अलग अलग व्यक्तियों में देखने को मिलती है। अगली आती है आपके, अगली भिन्नता है लैंगिक विभिन्नताएं। लैंगिक विभिन्नताएं आपके, ठीक है, जेनेटिकल डिफरेंसेस। क्या है? स्त्रियों का हस्तलेखन अच्छा होता है, ठीक है, और वह कला में अच्छी होती है और भाषा योग्यता में उनका अच्छा योगदान होता है। वही पुरुष विज्ञान तथा गणित जैसे मामलों में कठिन विषयों को अच्छी योग्यता व रुचि रखते हैं। जो स्त्रियां होती है उनका हस्तलेखन अच्छा होता है और कला में, ठीक है ना। अब ये एक लिंग के आधार पे आपकी लैंगिक विभिन्नता है, वो कला में निपुण होती है, क्योंकि वह घर पे बैठी बैठी कुछ न कुछ सीखती रहती है। भाषा योग्यता उनकी जो अच्छी होती है, बोलने में भी वो अच्छी होती है। लेकिन पुरुष है वो विज्ञान तथा गणित जैसे आप कठिन कार्य होते हैं या फिर खेल जैसे कार्य होते हैं। आज तो बहुत कुछ बदल गया है, ठीक है ना। आज जो काम महिला कर रही है वो काम पुरुष भी कर रहे हैं, जो काम पुरुष कर रहे हैं वो महिला भी कर रही है, ठीक है ना। पुरुष और महिलाओं को एक समान दृष्टि से देखा जाने लगा है और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार ये आपके लैंगिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। हाँ, अगली है आपके, ठीक है ना, अचीवमेंट डिफरेंसेस, ठीक है ना, उपलब्धि विभिन्नताएं। कुछ प्राप्त करना, उपलब्धि यानी कुछ प्राप्त करने की क्रिया। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग उपलब्धि होती है भाई, ठीक है ना। हर व्यक्ति की अलग अलग उपलब्धि होती है। किसी ने क्या हासिल किया है, यानी हासिल करने की जो आपके विभिन्नता है। कोई व्यक्ति कुछ अलग टाइप से कुछ नया हुनर हासिल करता है, तो कोई व्यक्ति कुछ दूसरी चीज है, ठीक है, भौतिक वस्तु है, उसको हासिल करता है। तो उपलब्धि की भी आपकी विभिन्नताएं पाई जाती है। अगली है सीखने की गति में विभिन्नताएं। गति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी की सीखने की गति मंद होगी, किसी की सीखने की गति तेज होगी। डिफरेंस इन लर्निंग स्पीड में आपके, कोई व्यक्ति तेज गति से, बालक है तेज गति से सीखता है, तो कोई मंद गति से। इस प्रकार प्रत्येक बालक में सीखने की गति में विभिन्नताएं होती हैं। हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर ये व्यक्तिगत भिन्नता है, ये किन कारणों से प्रभावित होती हैं? आप उन कारणों का आसानी से जान सकते हैं। फिर भी कुछ कारण देखते हैं अपन। आनुवांशिकता, ठीक है ना। आनुवांशिकता, प्राय यह देखा गया है कि संतान अपने माता पिता से गुणों को ग्रहण करती है। और व्यक्तिगत भिन्नता के स्वरूप में दो भेद होते हैं आपके, ठीक है। कुछ गुणों को जो आपके है वो माता पिता से ग्रहण करती है। तो दो भेद होते हैं, एक तो होता है इंट्रापर्सन और एक होता है इंटरपर्सन। इंट्रापर्सन का होता है अंतर व्यक्तिक भिन्नता और इंटरपर्सन होता है अंतर व्यक्तिक भिन्नता। अब ये भिन्नता क्या है मेरे साथियों? देखो, इंटर को अपने से याद करेंगे, आपने सुना होगा इंटरनेशनल, यानी दो देश, दो या दो से अधिक देशों के बीच में। तो ये भी दो या दो से, इंटर का मतलब हो गया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, अधिक व्यक्तियों के, ठीक है। और ये खुद के बारे में, अंतरा व्यक्ति का इंट्रापर्सन हो गया खुद के बारे में, खुद के बारे में, ठीक है। खुद की जो आपके अंदर की जो विभिन्नता है, खुद के विचार हैं, ठीक है, खुद के विचारों या भावनाओं को समझना तो आता है आपके इंट्रापर्सन में। और जो आपके अंतरराष्ट्रीय जिसे कहते हैं, आप इंटरनेशनल कहते हैं, उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो ताकि आप भूलोगे नहीं। तो इंटरपर्सन हो गया कि दूसरे व्यक्तियों की जो आपके विचार और भावनाओं को समझने की जो आपके क्रिया है वो है,
ठीक है, तो आप समझ गए कि इंट्रापर्सन और इंटरपर्सन। तो क्या आपने माता पिता से गुणों करती है और उसमें दो प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। खुद कुछ बालक ऐसे होते हैं जो खुद को विचार और भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं, और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो दूसरों के विचार और भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। अगला देखते हैं कि कौन सा कारक है प्रभावित करता है। वातावरण। व्यक्तिगत विभिन्नता पर व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और संवेगात्मक परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। मेरे साथियों, व्यक्ति की भौतिक वातावरण का, आसपास का वातावरण, सामाजिक, समाज उसका कैसा है, प्रत्येक समाज में जो बालक होते हैं उनकी भिन्नताएं पाई जाती है समाज के आधार पे। संस्कृति के आधार पे भिन्नताएं पाई जाती है भाई, संस्कृति के आधार पे अलग अलग टाइप की भिन्नताएं आपके एक बालक में पाई जाएगी। आर्थिक आधार पर भी, जैसे अमीर गरीब हो गया कोई, ठीक है, जैसे कहते हैं अमीर बालक है तो उनको जो सुख सुविधाएं ज्यादा प्राप्त होती हैं और एक गरीब बालक को सुख सुविधाएं थोड़ी कम प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से उनमें व्यक्तिगत भिन्नता आनी है। संवेगात्मक आधार पर भी परिवेश का इस पे प्रभाव पड़ता है। प्रजाति एवं राष्ट्रीयता के आखिर विभिन्न प्रजातियों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भिन्नता देखने को मिलती है। यह भिन्नता राष्ट्रीयता के आधार पर भी दृष्टिगत होती है। राष्ट्रीयता के आधार पर, और अलग अलग प्रजातियां हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाएगी। और राष्ट्रीयता के आधार पर यानी कोई व्यक्ति किस देश में रह रहा है, ठीक है, और भारत और अमेरिका में रहने वाले, दो अलग अलग देशों में रहने वाले व्यक्तियों में, या भारत अफ्रीका में रहने वाले व्यक्तियों में आपस में भिन्नताएं पाई जाएगी मेरे साथियों। है भारत का, जैसे आपके अफ्रीकन व्यक्ति है और इधर एक भारत का है, या फिर आपके इंग्लैंड का है, तो उधर के कुछ लोग इंग्लैंड वाले उधर उनका कलर है नेचुरल जो आपके गोरा होगा, और अफ्रीकन लोग हैं वो थोड़े से आपके ब्लैक रंग के, काले रंग के होंगे। ठीक है, तो मेरे साथियों इस प्रकार से आपके ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग प्रभावित करने वाले कारक है, 3 कारक बताए। आगे आयु में बुद्धि, ठीक है, आयु और बुद्धि का सीधा सा एक आपके है कि है जिसकी जितनी ज्यादा आयु होगी वो उतना मैच्योर होगा, तो मैच्योर होगा तो उसमें विभिन्नताएं तो पाई जानी है मेरे साथियों। ठीक है, आयु बढ़ने के साथ तथा व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है भाई, इसका प्रभाव उसकी बुद्धि पर भी देखने को मिलता है। एक छोटा बच्चा है, वो बालक है, वो किसी चीज को है ना कम आयु का है तो है ना वो उतना सोच नहीं पाएगा, किसी चीज पर इतना वो तर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसकी आयु बड़ी है, जैसे वो किशोर अवस्था से पार कर गया है, किशोर अवस्था में है, ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर या किसी भी बात पर वो आसानी से तर्क कर सकता है। यही विशेषता व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न करती है। अगली बात है परिपक्वता के आधार पर भी व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। जो परिपक्व होगा, ठीक है, और एक जो परिपक्व नहीं है, उन दोनों में भिन्नता पाई जाएगी। अगर लिंग के आधार पर तो पढ़ लिया हमने कि लिंग भी प्रभाव डालता है। यह एक आनुवांशिक विशेषता है जिसके आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। देखा गया है कि पुरुष शारीरिक रूप से सबल होते हैं और वही महिलाएं कोमलांगिनी होती है। भाई कोमलांगिनी पुरुष स्वभाव से उग्र होते हैं, वही महिलाएं सहनशील होती हैं मेरे साथियों। ठीक है, और कहीं कहीं पर इसका अपवाद भी हो सकता है। ठीक है मेरे साथियों के, जो है ना पुरुष स्वभाव से क्या हो शांत हो और महिलाएं स्वभाव से उग्र हो सकती है, लेकिन उसको हम अपवाद की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, जैसे सामान्य तौर से देखा जाए तो पुरुष क्या होते हैं थोड़े उग्र स्वभाव के, और महिलाएं होती है आपके सहनशील स्वभाव की होती है, और वो कोमलांगिनी होती है। उनके जो आपके शरीर के शारीरिक तौर पे देखोगे तो पुरुष सबल, थोड़े से आपको सबल नजर आएंगे, और महिलाएं कोमलांगिनी कहलाती हैं, नजर आएगी। अगला देखते हैं, आर्थिक स्थिति व शिक्षा। भाई व्यक्ति के आर्थिक परिवेश होगा और शिक्षा के आधार पर भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, एक ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है और एक आपके कम पढ़ा लिखा आदमी, इन दोनों में भिन्नता पाई जाएगी। आर्थिक परिवेश, जिसके पास में पैसा ज्यादा है और कोई बेचारा एक गरीब है, अमीर और गरीब में भी आपके व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी। स्वास्थ्य के आधार पर, स्वास्थ्य भी व्यक्ति में भिन्नता उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाता है। सीधी सी बात है, ठीक है, एक बच्चा जो बचपन से ही आपकी बीमार रह रहा है, ठीक है, और एक बच्चा जो बचपन से ही स्वस्थ रह रहा है, ठीक है, तो उन दोनों में आपके बड़े होने पर भी भिन्नताएं पाई जाएगी। जो बचपन से बीमार रह रहा है तो आपके शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से कमजोर होगा, और बचपन से जो स्वस्थ रह रहा है वो शारीरिक और मानसिक दोनों तौर से क्या होगा, मजबूत होगा। अगली गत्यात्मक योग्यता भी प्रभावित करती है। गति संबंधी योग्यताओं के चलते व्यक्ति में व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को कुशलतापूर्वक कर लेते हैं और कुछ उसमें करने में उसको परेशानी होती है। गत्यात्मक योग्यता जिसके हम स्फूर्ति कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बालक होते हैं जो किसी भी कार्य को, उनको एक पैराग्राफ जमाने के लिए दिया या फिर एक पेज का सुलेख दिया जमाने के लिए, तो उसको 5 मिनट में आसानी से उनकी गति स्पीड इतनी तेज होगी। ठीक है, और कुछ बालक ऐसे होंगे जो महज 2 लाइनों को लिखने में भी 10-15 मिनट लगा लेंगे मेरे साथियों। आगे बढ़े। हाँ, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित कुछ शिक्षण विधियां आपके सामने हैं। ठीक है, आगे बहुत सी शिक्षण विधियां पढ़ने वाले हैं। शिक्षण विधियां हैं,
क्या क्या है? पहली आपकी डाल्टन प्रणाली, डाल्टन प्रणाली, ठीक है। ये डाल्टन प्रणाली को प्रतिपादक आपके कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है। इनको मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद कराने की कोशिश करूंगा अगली जो वीडियो में, जो आपके शिक्षण विधि आएगी उसमें। इस विधि को स्वाध्याय विधि भी कहते हैं, स्वाध्याय विधि कहते हैं। इस प्रणाली में छात्र को उसकी रुचि, क्षमता अथवा योग्यता द्वारा कार्य करने की स्वतंत्रता होती है और छात्र को समय के बंधन में नहीं बांधा जाता है, बिल्कुल स्वतंत्र है बालक, ठीक है। स्वाध्याय, बालक को कहा जाता है कि तुम अपनी मर्जी से पढ़ो, तुम स्वतंत्र हो, खुले हो, इसी कारण इसको स्वाध्याय बालक खुद पढ़ता है इसमें, ठीक है। यह है आपकी डाल्टन प्रणाली जो कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने दी है, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो, डाल्टन हेलन, डाल्टन हेलन, हेलन, इसमें भी आपके है ना आ रहा है अंत में, इसमें भी ना आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रणाली की विशेषता यह है कि बालक को उसकी रुचि, क्षमता और योग्यता के आधार पर है ना स्वतंत्र पढ़ने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और जो टीचर हैं वो उसमें कोई आपके बाधा उत्पन्न नहीं करता है, बालक खुद स्वाध्याय करता है। आगे है प्रोजेक्ट योजना, प्रोजेक्ट प्रणाली या प्रोजेक्ट योजना, ये इसके जो प्रतिपादक है आपके किलपैट्रिक, किलपैट्रिक यानी किलपैट्रिक है इसके प्रतिपादक है। यह प्रणाली करके सीखने सिद्धांत पर बल देती है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल करो, करके सीखना, करके सीखना। इस विधि में समूह का प्रत्येक सदस्य अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य करता है। कुछ समूह बना लिए जाते हैं और उसका प्रत्येक सदस्य को कहा जाता है कि भाई आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी वर्क कर रहे हो, तो इसको पहले आप करो और बाद में सीखो। तो अपने अपनी रुचि के अनुसार इसमें भी काम किया जाता है। तो दो प्रणाली आपने पढ़ ली है, डाल्टन प्रणाली और प्रोजेक्ट आपके योजना प्रणाली पढ़ ली है। अगली है बिनेटिका योजना, बिनेटिका योजना। बिनेटिका प्रणाली क्या है? बिनेटिका, इसका जो प्रतिपादक है कार्ल टर्न बासबर्न, कार्ल टर्न बासबर्न, वासबर्न है, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे मेरे साथियों? इसको याद ऐसे रखेंगे जैसे आपको होते हैं ना, देखो बिन्ने टिक्का, बिन्ने टिक्का, बिन्ने टिक्का नाम का कोई आपके वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर है, तो उसको क्या कपड़े धोने के लिए काम आता है, वॉशिंग पाउडर है बिन्ने टिक्का। कौन सा वॉशिंग पाउडर? बिन्ने टिक्का है, तो बासबर्न, बिन्ने टिक्का वॉशिंग पाउडर से आपके हैं जो क्या है कपड़े को वॉश किया जाएगा, तो कार्ल टर्न बासबर्न। इसमें पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांटकर छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं करता है, अध्यापक मात्र मार्गदर्शक होता है। इस प्रणाली में बालक को ग्रेड प्रदान की जाते हैं। क्या करता है? पूरी पाठ्यक्रम है, जैसे बड़ा सा पाठ्यक्रम है तो उसको छोटे छोटे खंडों में बांट लिया, उसको इकाइयों में बांट लिया, और बांटने के बाद में जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे हमने पढ़ा कोई भी आप एक टॉपिक, जैसे व्यक्तिगत भिन्नताओं वाला भी हो गया जैसे, ठीक है, इसको अलग अलग इकाइयों में बांटने के बाद में उसके ज्ञान की परीक्षा बालक समय करता है कि मैंने इसमें इस खंड में से कितना कुछ याद किया है, कितना मेरे को याद है। इसमें जो आपका अध्यापक सिर्फ हो क्या होता है, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, और इसमें बालक को ग्रेड प्रदान की जाती है, बाद में ABCD इस प्रकार ग्रेड प्रदान की जाते हैं। अगली आती है डेक्रोली प्रणाली, डेक्रोली मेथड। इस प्रणाली के जन्मदाता ओविड डेक्रोली, ओविड डेक्रोली, ये तो सिंपल सी है भाई, इनके नाम पे ही इस प्रणाली का नाम पड़ा है। इस विधि में बालकों का विभाजन उनकी रुचि तथा क्षमता के अनुसार किया जाता है। बालकों का विभाजन रुचि और क्षमता के अनुसार, जैसे कुछ बालक जैसे आपके चित्रकारी में, पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग में रुचि ले रहे हैं, पेंटिंग में, तो पेंटिंग वाले 5 बालकों का एक अलग समूह बना लिया, ठीक है। उसी प्रकार कुछ बालक सिंगिंग में रुचि ले रहे हैं, सिंगिंग में, तो उनका 5 का अलग ग्रुप बना लिया। तो इस प्रकार ग्रुप बना के बच्चों का उनकी रुचियों के अनुसार विभाजन करके ग्रुप बना के और फिर आपके इसमें अध्ययन करवाया जाता है। अगली है मोंटेसरी प्रणाली, सबसे मोस्ट प्रणाली मोंटेसरी प्रणाली, ठीक है। मारिया मोंटेसरी जन्मदात्री, इसकी सीधा सा नाम है, इटली की रहने वाले थे मारिया मोंटेसरी। इस प्रणाली में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षा दी जाती है। प्रणाली मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। अपनी जो कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया, जितनी भी प्रकार की ज्ञानेंद्रिया हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया और बाकी सब कर्मेंद्रिया, अपने हाथ वगैरह हैं, इनके आधार पर बालकों को अनुभव के आधार पर, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के आधार पर जो मंदबुद्धि बालक होते हैं इनके लिए उपयोगी होती है, क्योंकि मंदबुद्धि बालक हैं उनकी जो आपके IQ लेवल कमजोर होता है, इस कारण वो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो अच्छी तरीके से सीख सकता है। अगली है बेसिक शिक्षा प्रणाली, सीधी सी बात है, बेसिक वाली आपने दी है, महात्मा गांधी जो कि भारत के थे, ठीक है, वो कह रहे थे बालक को बेसिक पढ़ाइए। यह विधि बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। बेसिक शिक्षा प्रणाली, इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है तथा यह हस्तकला पर आधारित होती है। वो कहते हैं बालकों को कुछ बेसिक चीजें हैं वो सिखानी चाहिए, हस्तकला की जो शिक्षा है वो दी जाती है। जीवन यापन हेतु हस्तकला पर आधारित बुनियादी शिक्षा दी जाती है। यह प्रणाली भी बाल केंद्रित है। बुनियादी शिक्षा, बालक को कुछ बुनियादी सिखाया जाए, ठीक है, ताकि बालक बड़ा होकर क्या कर सके, अपना जीवन यापन
कर सके। हस्तकला से संबंधित, हाथ कला से कुछ भी उसको बनाना है, छोटे छोटे जैसे आपके खिलौने बनाना, मिट्टी की मूर्तियां बनाना, ठीक है, कुछ जैसे आपकी मेहंदी लगाना, ये चीजें सब हस्तकलाओं में आ जाती है। तो बालक बड़ा होके उसके सामने जब वो बड़ा विद्यालय स्तर से बाहर निकले तो उसके सामने अब रोजगार के लिए कोई ऐसा दिक्कत पैदा नहीं हो। इस कारण से ये बेसिक प्रणाली आपके महात्मा गांधी कहते हैं कि बेसिक शिक्षा वालों को दी जाए। अगली है खेल विधि, प्ले मेथड। इस विधि के प्रतिपादक हेनरी कॉल्डवेल कुक। कुक इसको याद कैसे रखें, कुक, ठीक है, कुक। खेल, खेल कौन सा खेल, फुटबॉल खेल। फुटबॉल में क्या कुक, कुक से याद रखो किक। फुटबॉल में क्या मारी जाती है, किक, किक मारी जाती है। तो आप याद रखोगे कि खेल विधि के प्रतिपादक हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक, ठीक है ना, कुक यानी किक मारी गई है। इस विधि के अंतर्गत बालकों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, जैसे गत्ते के टुकड़ा पर कोई शब्द बनाना, जैसे कूदना, बैठना आदि। मेरे साथियों, खेल खेल में बालकों को शिक्षा दी जाती है, कुछ गत्ते के टुकड़ा पर कुछ शब्द बनाना, ठीक है। तो मैंने भी इस प्रकार से आपके ना खेल विधि में बालकों को सिखाने के लिए एक ऐसा कुछ है, मैंने एक गत्ता काटा, गत्ते को काट करके उसमें सभी छेद कर दिए, कंप्यूटर जैसा गत्ता काट दिया, उसमें आपके सभी छेद किए और उसमें छोटे छोटे कार्ड बनाए जो उस छेदों में फिट हो सके, और उन कार्डों पे ABCD लिख दी मैंने। तो फिर मैं बालक को खड़ा करता, ठीक है, छोटे से बालों को खड़ा किया। मैंने कहा भाई जैसे सभी साहब के ये गत्ता काटा हुआ है, इसमें अलग अलग छेद है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार छेद है, और छोटे छोटे कार्ड है, एक के ऊपर मैंने E लिखा, एक के ऊपर B लिखा, C लिखा, ठीक है, और D लिखा। इस प्रकार मैंने सभी जो अल्फाबेट्स है इसके ऊपर लिख लिए। फिर मैं बालक को खड़ा करता और कहता भाई कि तू इसको पहले सीरियल से जमा, ठीक है। फिर मैं इसको कहता कि भाई बी के बाद में क्या आता है, तो वो कहता है सी, तो मैं बी के बाद में सी रख इसको, ठीक है। फिर इसमें से मैंने कहा कि इसमें से भाई जो आपके डॉग हैं, डॉग की स्पेलिंग क्या बनती है, तो कहता कि DOG डॉग बनती है। तो मैं पहले वाले तीनों खानों में DOG डॉग इसमें से कार्डों में से तू चुन, उठा और इसमें से सेट कर। तो बालक उठाता, पहले D डालता, फिर O डालता, फिर उसमें आपके G डालता है इस छेद में, ठीक। और कोई कोई बालक इसका उल्टा भी कर लेता, किसी को समझ में नहीं आता तो अलग अलग अल्फाबेट उसको भी यूज करता था। तो टुकड़ा में खेलना, जैसे खेलना कूदना, जैसे कुछ आपके वर्ब्स होती है अंग्रेजी की, तो उसको आसानी से सिखा सकते हैं। कक्षा में मैं कभी सिखाया करता कि एक बच्चा, जैसे मैं उसको कहता बालकों को, ठीक है, तो मैं जैसे बालकों को कहता मैं राइट, तो बच्चे अपने हाथों की तरह से करते क्या, राइट। फिर मैं कहता स्पीक, तो बच्चे अपने होठों को इस प्रकार से हिलाने की कोशिश। फिर मैं कहता रन, तो बच्चे वैसे इस प्रकार से रन, दौड़ने की कोशिश करते। फिर मैं कहता कि टर्न, तो बच्चे फिर घूमते, ठीक है। फिर मैं वापस बोलता कि टर्न, फिर घूमते। फिर मैं कहता आपके क्या जंप, तो बच्चे ऐसे जोर जोर से ऐसे उछला करते थे। और फिर मैं बच्चों को कहता कि वीप, बच्चे है ना रोने की इस प्रकार क्रिया करते। और फिर मैं बच्चों को कहता कि लाफ, फिर बच्चे ठहाका लगा के इस प्रकार से जोर से हंसते थे। तो ये खेल विधि है, क्या आपके खेल विधि। और खेल विधि में सीखा गया जो बालक सीखता है वो अच्छी तरीके से सीख पाता है मेरे साथियों। मेरे साथियों, आज की जो अपनी ये क्लास है, ठीक है ना, यूनिट 2 की जो आपकी व्यक्तित्व की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जो क्लास थी उसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। मेरे हिसाब से आपको अधिगम हो गया होगा। ये 19वीं क्लास थी, ठीक है। आप ऐसे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। इसी आशा के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।